नमस्ते। नमस्ते। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय में, बातचीत की कला। नमस्कार। हाँ, ये एक ऐसी कला है जो रोजमर्रा की जिंदगी में शायद सबसे जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास ना हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब पर आधारित एक लेख के कुछ अंश हैं। शीर्षक है बातचीत की कला, 4 अचूक तरीके। अच्छा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन स्रोतों से ना वो खास नुस्खे निकालेंगे जो सुनने में तो शायद आसान लगे, पर उनका असर बड़ा गहरा हो सकता है। हाँ, ये अक्सर होता है कि जो चीज़ें सरल दिखती हैं, उनके पीछे काफ़ी कुछ होता है। प्रभावी संवाद की नींव यही छोटी-छोटी बातें तो बनाती हैं, है ना? वही तो तैयार है? चलिए फिर इन 4 तकनीकों को एक-एक करके समझते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखते हैं ये कैसे काम करती हैं और इनके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो पहली तकनीक है माहौल से मेल बिठाना। लेख कहता है कि भाई कुछ भी कहने से पहले 1 सेकंड रुकिए और सामने वाले के मूड को, उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे क्या? ये क्या वो उत्साहित हैं या थके हुए लग रहे हैं, थोड़े उदास हैं, क्या है, ये क्यों जरूरी है इतना? देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, है हाँ। ना? ये ऊर्जा का, भावनाओं का भी आदान-प्रदान है। अच्छा। तो माहौल से मेल बिठाना मतलब एक तरह से आप भावनात्मक तालमेल बिठा रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है इमोशनल सिंक्रोनी। इमोशनल सिंक्रोनी। हाँ। हाँ, मतलब हम अनजाने में ही दूसरों की भावनाओं को, उनकी ऊर्जा के लेवल को महसूस करते हैं और कभी-कभी उसकी नकल भी करते हैं। इससे एक कनेक्शन बनता है। तो जब आप किसी के मूड को समझकर अपनी आवाज, अपना अंदाज थोड़ा उसके हिसाब से ढालते हैं, तो आप बिना कहे ही एक मैसेज भेज रहे हैं कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सहानुभूति दिखाने का एक बहुत ही सूक्ष्म पर शक्तिशाली तरीका है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कोई बहुत गुस्से में है या बेहद दुखी और आप वैसा फील नहीं कर रहे हैं, तो क्या तब भी उनके मूड से मैच करने की कोशिश करनी चाहिए? कहीं ये बनावटी ना लगे या गलत ना समझा जाए? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी भावना की हूबहू नकल करें। अगर कोई गुस्से में है तो आपको गुस्सा नहीं होना है। अच्छा। पर आप अपनी आवाज का लहजा, अपनी गति, उसे थोड़ा धीमा, थोड़ा गंभीर रख सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप स्थिति को समझ रहे हैं। अगर कोई उत्साहित है तो आप भी थोड़ी ऊर्जा दिखा सकते हैं। मुद्दा है संवेदनशीलता दिखाने का, ना कि एक्टिंग करने का। बनावटीपन तभी लगता है जब नीयत साफ ना हो। समझ गई। तो ये नकल नहीं बल्कि एक तरह का सम्मान है ना? एक ब्रिज बनाने जैसा। बिल्कुल। चलिए अब दूसरी तकनीक पर आते हैं। इसका नाम मुझे बड़ा मजेदार लगा, उनकी टंकी खाली करना। ये क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, नाम तो ध्यान खींचता है, पर इसके पीछे का आइडिया बहुत सीधा और मतलब बहुत काम का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टंकी खाली करना? इसका सीधा मतलब है लोगों को बोलने देना, उन्हें अपनी बात पूरी कहने का मौका देना, बिना टोके। अच्छा। खासकर तब जब आपको उनसे कोई जानकारी चाहिए या आप उनकी राय जानना चाहते हैं। आप अपनी बात कहने की जल्दी मत कीजिए। पहले उन्हें अपने सारे विचार, अपनी भावनाएं, सब कुछ बाहर निकालने दीजिए, जैसे उनकी इमोशनल टैंक खाली हो रही हो। पर क्यों? इसका फायदा क्या है? उन्हें बस बोलने दे। फायदा यह है कि जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें ठीक से सुना गया है, समझा गया है, तो वो ज्यादा सहज महसूस करते हैं। वो डिफेंसिव कम होते हैं और फिर आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। एक बार उनकी टंकी खाली हो गई तो वो नई जानकारी लेने या आपके नजरिए को समझने के लिए ज्यादा खुले होते हैं। ये एक्टिव लिसनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है असल में। लेकिन इसमें एक डर भी तो है कि अगर किसी को बस बोलने दिया तो कहीं वो बात को बहुत खींच ना दे या टॉपिक से ही भटक जाए। टाइम लिमिट हो तो? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है। और ये तकनीक कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर जगह काम करे। इसे स्मार्टली इस्तेमाल करना होता है। मतलब ये नहीं कि आप किसी को घंटों तक बिना रुके बोलने दें। ये खासकर तब फायदेमंद है जब भावनाएं थोड़ी ज्यादा हों या मुद्दा थोड़ा पेचीदा हो। अच्छा। जब आपको लगे कि उन्होंने अपनी मुख्य बातें कह दी हैं और आपने उन्हें सुन लिया है, शायद उनकी बात को संक्षेप में दोहराकर आप ये जता सकते हैं, तब आप धीरे से बातचीत को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं। ये बात तो है। मतलब पहले कनेक्शन बनाओ फिर डायरेक्शन दो। बिल्कुल। पहले तनाव कम करो, समझ बनाओ, फिर आगे बढ़ो। ठीक है। अब तीसरी तकनीक, इसका नाम भी बड़ा अच्छा है, कम्युनिकेशन।
मतलब कम्युनिकेशन में यू पे जोर। हाँ, ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। तो इसका फंडा ये है कि अपनी बातों में मैं, मेरा, मुझे ये सब कम इस्तेमाल करें और आप, आपका, आपके इन पर ज्यादा फोकस करें। सही। लेख कहता है कि ये छोटा सा बदलाव ना सुनने वाले का ध्यान फौरन खींचता है, क्योंकि बात अब उनके बारे में हो रही है, आपके बारे में नहीं। हाँ, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असरदार है। देखिए, हम सब नेचर से ही उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो हमसे जुड़ी हों। हाँ, ये तो है। तो जब आप अपनी भाषा को आप केंद्रित बनाते हैं, तो आप सीधे सुनने वाले के फायदे, उनकी ज़रूरतों, उनके नज़रिए को एड्रेस कर रहे होते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे ये कहने के बजाय कि मुझे लगता है ये प्लान बढ़िया है, आप कह सकते हैं, आप देखेंगे कि ये प्लान आपके लिए कैसे काम कर सकता है, या आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं कि ये थोड़ा बनावटी लगे या जैसे चापलूसी कर रहे हो, हर बात में आप, आपका, कहीं अजीब तो नहीं लगेगा? वो बैलेंस कैसे मिलेगा? बिल्कुल, बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है, और ईमानदारी भी। ये कोई चापलूसी की ट्रिक नहीं है, ये अपना मैसेज असरदार तरीके से पहुंचाने का एक तरीका है बस। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैं बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, अपनी बात भी रखनी है, पर ध्यान इस पर देना है कि बातचीत का फोकस कौन है, खासकर जब आप सलाह दे रहे हो या किसी को कुछ समझा रहे हो या मोटिवेट कर रहे हो। हाँ, तब तो ये ज्यादा काम आएगा। और ये प्रैक्टिस से आता है। अपनी बातचीत को बाद में सोच के देखिए कि आपने कितनी बार मैं बोला और कितनी बार आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। सही कहा, खुद पर ध्यान देना होगा। चलिए अब चौथी और आखिरी तकनीक पर आते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी है। आमंत्रित करने वाले हाथ, ये क्या है? हाँ, ये अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के महत्व को दिखाता है। कई बार हमारे शब्द कुछ कहते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बता रही होती है। अच्छा। ये तकनीक खास तौर पर विश्वास और खुलेपन का माहौल बनाने के लिए है। तो लेख में कहा गया है कि सोचिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके हाथ खुले हैं, हथेलियां थोड़ी ऊपर की तरफ है, मतलब मुट्ठी बंद नहीं है या हाथ क्रॉस करके नहीं खड़े हैं। हाँ। तो ये बिना बोले ही एक संदेश देता है कि मैं खुला हूं, मेरे पास कुछ छिपाने को नहीं है। क्या ये सच में इतना असर करता है? लोग ध्यान देते हैं इस पे? लोग शायद कॉन्शियसली ध्यान ना दें, पर अवचेतन मन पर इसका बहुत गहरा असर होता है। खुली हथेलियां, आप देखिए, दुनिया भर की ज्यादातर संस्कृतियों में ईमानदारी, सच्चाई, खुलेपन का प्रतीक मानी जाती हैं। ये बात तो है। जब आप इस तरह के जेस्चर अपनाते हैं, तो आप सामने वाले को सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप डिफेंसिव नहीं हैं, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप बातचीत के लिए तैयार हैं। अच्छा। इससे क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक आराम का माहौल बनता है और विश्वास बनाना आसान हो जाता है। ये सोचने वाली बात है कि हम अनजाने में ही कितने सिग्नल भेजते रहते हैं अपनी बॉडी से। आपने खुली हथेलियों की बात की, कैसे ही कुछ और कॉमन जेस्चर हैं जिनसे लोग गलत सिग्नल दे बैठते हैं, जैसे हाथ बांध लेना। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने कहा, छाती पर हाथ बांधना, ये अक्सर डिफेंसिव होने का या असहमति का या फिर मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता का सिग्नल माना जाता है, भले आपका इरादा वो ना हो। हाँ, कई बार लोग बस आराम के लिए कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन सिग्नल वही जाता है। इसी तरह आंखों में आंखें डालकर बात ना करना या बहुत ज्यादा नीचे देखना, ये आत्मविश्वास की कमी या कुछ छिपाने का आभास दे सकता है। दूसरी तरफ लगातार घूरना भी आक्रामक लग सकता है। तो ये आमंत्रित करने वाले हाथ वाली बात इसी बड़े प्रिंसिपल का हिस्सा है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों को सपोर्ट करनी चाहिए। सही। अगर आप कह रहे हैं कि आप ओपन हैं पर हाथ बांध रखे हैं, तो मिक्स सिग्नल जाएगा। एग्जैक्टली। और वो विश्वास को कमजोर करता है। जब आपकी खुली बॉडी लैंग्वेज आपके खुले शब्दों से मिलती है, तो आपका मैसेज कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बहुत खूब। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये 4 तकनीकें हुई। पहली, माहौल से मेल बिठाना, मतलब दूसरे के मूड को समझना। हाँ। दूसरी, उनकी टंकी खाली करना, यानी उन्हें पूरी बात कहने देना। तीसरी, कम्युनिकेशन, मतलब आप पर फोकस रखना। सही। और चौथी, आमंत्रित करने वाले हाथ, यानी खुली और विश्वास जगाने वाली बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल सही। और ये चारों देखिए अलग अलग होते हुए भी एक तरह से जुड़ी हुई हैं। इन सब का लक्ष्य एक ही है, ज्यादा असरदार, ज्यादा सहानुभूति वाला और भरोसेमंद संवाद। तो निचोड़ क्या निकलता है इस सब से? मेरे लिए तो ये है कि अच्छी बातचीत के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा या मुश्किल बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। सही बात है। ये छोटी छोटी सोची समझी चीजें हैं जिन्हें हम रोज की बातचीत में ला सकते हैं। हाँ, शायद शुरू में थोड़ा ध्यान रखना पड़े, पर धीरे धीरे आदत बन सकती है। बिल्कुल। ये सारी तकनीकें मिलकर आपको एक बेहतर सुनने वाला बनाती हैं,
टंकी खाली करना, एक ज्यादा संवेदनशील इंसान बनाती हैं, माहौल से मेल बिठाना, आपकी बात को ज्यादा केंद्रित करती हैं, कम्युनिकेशन, और आपको ज्यादा भरोसेमंद दिखाती हैं, आमंत्रित करने वाले हाथ। लेकिन एक बात पर मैं फिर से जोर देना चाहूंगी, जो आपने पहले भी उठाई थी, इनका मकसद सिर्फ किसी को इम्प्रेस करना या चालाकी से अपनी बात मनवाना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी असली ताकत तभी सामने आती है जब इनके पीछे ईमानदारी हो, सम्मान हो और दूसरे इंसान को सच में समझने की नीयत हो। सही। अगर आप सिर्फ तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं पर अंदर से आप में कोई दिलचस्पी या सहानुभूति नहीं है, तो लोग इसे पकड़ लेते हैं और तब ये उल्टा असर भी कर सकती हैं। हाँ, फिर वो बनावटीपन लगता है। बिल्कुल। तो लक्ष्य होना चाहिए बेहतर रिश्ते बनाना, ना कि सिर्फ अपनी बात ऊपर रखना। जब ईमानदारी से इन्हें अपनाया जाता है तो ये न सिर्फ बातचीत सुधारती हैं बल्कि रिश्ते भी मजबूत करती हैं। बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से सुनने वालों को कुछ काम की बातें मिली होंगी, कुछ सोचने को मिला होगा। इन्हें अपनी अगली बातचीत में आजमा कर देखें, है ना? देखें क्या फर्क पड़ता है। और हाँ, जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। ये जो चारों तकनीकें हमने डिस्कस की, ये ज्यादातर बाहरी व्यवहार पर फोकस करती हैं। हम क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बिल्कुल। और ये जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या हमने ये सोचा है कि असली गहरी मतलब वाली बातचीत के लिए हमारी अंदरूनी स्थिति कितनी मायने रखती है? मतलब हमारी अपनी ईमानदारी, सामने वाले में हमारी सच्ची दिलचस्पी, उन्हें वाकई सुनने और समझने की हमारी अपनी इच्छा। क्या ये बाहरी तकनीकें अंदर की सच्चाई के बिना भी उतनी ही असरदार हो सकती हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर की सच्चाई के बिना ये खोखली और बनावटी ही लगेंगी? शायद असली महारत जो है वो बाहरी हुनर और अंदरूनी नियत के सही तालमेल में ही है। इस पर सोचा जा सकता है।